हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो इसका सेकंड पार्ट है। और देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है। वो कह रहे होते हैं, एक का तो कमेंट आया मेरे पास, ठीक है, उन्होंने मैसेज किया, उसने बोला कि सर आप जो लेक्चर दे रहे हैं वो लेक्चर आपका ऐसे ही स्लोली होता है, मतलब आप एक क्या करते हैं, एक सरफेस पे पढ़ा रहे होते हैं। और जो और डेप्थ में है, तो अगर हम लोग यूट्यूब चैनल फॉलो करें तो उस पर और बेहतरीन बेहतरीन चैनल्स हैं जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई गई हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ ये तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं जहाँ बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, और मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, डिटेल में, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से। देखो मेरा सिस्टम क्या है, पहले आप समझें। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं कि मैं कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वो समझ लो कि तरीका क्या है। तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो कि आपके पास ये कोई एक ट्री है। मैं ट्री लेके एग्जांपल समझाना चाहूँगा, तभी आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, ठीक है। इस ट्री का, ठीक है, ये पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिएगा, तभी आप मेरे साथ ज्वाइन होकर अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आपके मन में दुनिया भर की कन्फ्यूज़न जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे ना स्टार्ट करें कि पहले रूट्स के बारे में पूरी डिटेल दें, ठीक है, फिर आपको रूट्स के बाद स्टेम की पूरी डिटेल दें, उसके बाद फिर कॉर्ड की डिटेल दें, ठीक है, फिर आपको लीव्स की डिटेल दें, ब्रांच की डिटेल दें, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपको पूरा एक एक चीज़ का मतलब डिटेल देते देते तब जाके आपको पूरा ट्री के बारे में पता चले, ठीक। मतलब समझिएगा, अगर मैं ऐसा करता रहा तो आपको एक ही टॉपिक में, मीन्स अगर एक चैप्टर को मैं इस तरह पढ़ाऊँगा तो एक लंबा समय हो जाएगा, और आप अभी क्या करेंगे, अगर इस तरह फंसने लगे तो आपका बोर्ड एकदम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ वो आपको आपके बस केवल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये मैंने क्या बोला है कि केवल 45 डेज़ में कंप्लीट करूँगा मैं। तो आपको क्या दिक्कत है, आप 45 डेज़ तक स्टे रहिए, ठीक। 45 डेज़ में आपको क्या होगा कि पूरे ट्री के बारे में नॉलेज कर दूंगा। मतलब मेरा तरीका ये है कि जो ये पूरी ट्री है, आप पहले इसके बारे में ऐसे ही जान लें कि इसमें क्या क्या है इसके अंदर, फिर उसके बाद उसके डिटेल में जाएँ, ठीक। मैं एग्जांपल एक और लूँगा छोटा सा। सपोज़ दैट आपके पास क्या है कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक। पर आप डॉक्टर की अगर ऐसे नॉर्मली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप पागल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम से रेडी हैं कि आपको डॉक्टर जो बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया कि पूरी तरह से बॉडी के हर एक पार्ट्स पढ़ लिए, ठीक है, और इस एक एक चीज़ अच्छे से जान ली, मतलब पूरे बॉडी के बारे में आपको नॉलेज हो गई। अगर मैं ऐसे बताऊँ, पहले एक आँख के बारे में बताऊँ, फिर आपको माउथ के बारे में बताऊँ, फिर एक हार्ट के बारे में, फिर लंग के बारे में, ठीक है, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप एक काम करिए कि पहले पूरी बॉडी को समझ लीजिए, बॉडी होती कैसे है, एटलीस्ट बॉडी जानिए तो। और बॉडी समझते ही फिर आप उसके उसके डिटेल में जब घुसोगे ना, तब मज़ा आएगा आपको। तो मेरा टारगेट यही है कि जैसे मैं केमिस्ट्री, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ, ठीक है, और मुझे कोशिश भी करनी होगी, चाहने की बात नहीं है, कोशिश करना है अब नेक्स्ट टाइम से। और ऐसा भी होगा कि कभी कभी हो सकता है एक लेक्चर में ही मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर दूँ। तो आप घबराएं नहीं कि सर ने एक ही लेक्चर लिया 20 मिनट का और उन्होंने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो उससे आप परेशान ना होइए कि आपके कुछ टॉपिक छूट गए। वो सिर्फ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको पेड़ समझ में आए, और जल्दी से जल्दी आप जितनी जल्दी कोशिश कर पाओ कि पूरी बुक आपको समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप पूरी बुक समझ जाते हो, हर एक चैप्टर में आपको नॉलेज हो जाती है, आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे फटाफट, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर चैप्टर में है क्या। तो ये टारगेट है 45 डेज़ का। और जैसे ही आपको सारी बात पता चल गई, फिर हम लोग चले जाते हैं डिटेल में। और जब फिर डिटेल में जाएंगे, उसके बाद फिर हम दोनों चीज़ लेके चलेंगे, वो है आईआईटी और आपका नीट भी। फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर आप कोई भी यूट्यूब चैनल से मैच करा लीजिएगा, कोई भी जितनी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं सब जगह मैच करा लीजिएगा। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ कमी लगेगा तो आप मुझे तुरंत मैसेज करिएगा, सर यहाँ पे आपका जो मैटर था वो वीक पड़ रहा है, या फिर हमारा यहाँ पे पढ़ाई का मैटर सही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप पहले मेरे अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करिए कि मैंने 45 डेज़ का मटेरियल इसलिए रखा है ताकि आपको जो पीसीएम वाले हैं या फिर जो पीसीबी वाले मेडिकल वाले हैं या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर वाले हैं, वो दोनों ही बंदे ये समझ जाएं कि आखिर ट्वेल्थ में है क्या। ये जल्दी से आपको 45 दिन में पता चलने वाला है, पूरा ट्वेल्थ आपको नॉलेज होने वाला है, ठीक है।
जब पूरी नॉलेज हो जाएगी 12th में एक्चुअली है क्या, तब पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? बाकी हम आई होप जो स्मार्ट बच्चे हैं वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है, और उसको फॉलो कर रहे होंगे। और 100% वो देख लीजिएगा 45 डेज़, ठीक है, वो देखिए क्या करने वाले हैं। चलिए आज के टॉपिक को लेते हैं, ये सारी डिस्कशन हो गई, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा चल रहा है अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला रहा हूँ फिजिक्स में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पार्ट नंबर 2 है। आप लोग काम करते रहिए, होमवर्क करते रहिए, ठीक है। और देखिए सारे स्टूडेंट पैसिव होते जा रहे हैं, मतलब कि वो ना तो कुछ पूछते हैं और ना ही उनका कोई डाउट आता है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं कि अभी पहले तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, फिर मैं सारे स्टूडेंट से हर एक चैप्टर का फिर से टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, ताकि देखें वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज रजिस्टिंग, जो रजिस्टर होता है वो कलर कोडिंग सीखेंगे उसकी, ठीक है। तो इसकी कलर कोडिंग क्या होती है, मोस्टली कार्बन से बनते हैं। देखो रेजिस्टेंस जो होते हैं वो मोस्टली कार्बन से बनते हैं, और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए इनके लिए कलर कोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत छोटा होने का, अलग अलग साइज़ होता है तो कलर कोडिंग यूज़ की जाती है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, आप ऐसे एक वैल्यू याद, पहला नंबर तो ये देखिए, जैसे ब्लैक का है 0, ब्राउन का है 1, रेड का है 2, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5 है। ये पहले आपको याद करना होगा। बट ये याद कैसे हो, तो देखिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। ब्लैक का यहाँ से B ले लीजिए, ब्राउन का भी B, और रेड का R, ठीक है, ऑरेंज का O, येलो का Y, ठीक है, फिर G, B, फिर V, फिर उसके बाद G, ऐसे चलता चला जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, पहला वर्ड सबका उठा ले रहा हूँ, क्लियर, W तक का, क्योंकि यहीं तक कोडिंग है। तो देखिए 9 तक की कोडिंग गई है। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक BB रॉय, एक नाम समझ लीजिए, यहाँ तक BB रॉय हो गया, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसको बोलिए BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। देखिए वेरी गुड वाइफ, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ये आप निमोनिक बना लीजिए कि याद करने के लिए, बढ़िया ट्रिक, आपको याद रहेगा ऐसे पोजीशन। तो आपको करना क्या होगा कि ये अगर आपको याद है तो आप मल्टीप्लायर कैसे लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लायर, ब्लैक के लिए 10 की पावर 0 कर दोगे, सब 10 की पावर चढ़ेंगे, और 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर, ऐसे करते करते यहाँ तक आप आ जाओगे, ठीक है, 10 की पावर 9 तक। ये मल्टीप्लायर हो गया। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान देना, स्पेशली इन 3 बंदों को, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसका गोल्ड का जो मल्टीप्लायर होता है 10 की पावर -1 होता है, सिल्वर का 10 की पावर -2 होता है, नो कलर का कुछ नहीं होता है, बस टॉलरेंस, ये देखिए टॉलरेंस भी है। टॉलरेंस आपको ध्यान देना है कि गोल्ड कलर का टॉलरेंस 5% और सिल्वर का टॉलरेंस 10%, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको ये पूरा याद होगा अगर, तब फिर आप बिल्कुल आसानी से कलर कोडिंग जो होती है इसकी वो पहचान पाओगे। देखिए जैसे ऐसे बैंड बनते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे बैंड। ये बैंड कोई एक्जेली, मतलब एक्सेल तरीके से बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बैंड कलर कोडिंग की गई है, रेड रेड रेड। अब इसका अगर हमें लिखना हो कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, हाँ भाई, तो कलर कोड जो इसका होता है रेजिस्टेंस का, वो समझने के लिए हम लोग इस बैंड पे फोकस करते हैं। तो ये बैंड आप ध्यान से देखिए। तो कभी कभी क्या होता है कि बैंड दे देते हैं और वो कलर पूछते हैं, ये सारे कलर आपको बताने होते हैं। और कभी कभी जो है पूरा वो रेजिस्टेंस दे देते हैं तो आपसे पूछते हैं कलर। तो यहाँ पे दे रखा है बैंड और इसमें कलर दे रखा है, और आपको पूछा गया है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहले पोजीशन याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ रेड है तो रेड की पोजीशन आप देख रहे हैं, रेड की पोजीशन 2 है, ठीक है, इसका नंबर 2 है। तो ऐसे ही सिल्वर का आप देखेंगे, जो ये तीनों जो होंगे इनका केवल आप टॉलरेंस देखिएगा, ये टॉलरेंस, ठीक है। अगर गोल्ड होगा तो 5% टॉलरेंस आपका ऐड होगा लास्ट में, ठीक है। अगर सिल्वर होगा तो 10% टॉलरेंस आपका ऐड होगा लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा बस। तो सिल्वर है यहाँ पे ना, तो सिल्वर का कितना होगा, 10% टॉलरेंस। तो देखिए पोजीशन पे आ जाते हैं। रेड का 2 हो गया, रेड का 2 हो गया, रेड का 2 हो गया, तीनों रेड है तो ट्रिपल 2 हो गया, और सिल्वर 10% इसका टॉलरेंस है। हमने सारी वैल्यू पहले निकाल ली। अब लिखते कैसे हैं रेजिस्टेंस में, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा कुछ ऐसे लिखना, पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर 2 ऐसे रहेंगे, और ये वाला 10 की पावर चला जाएगा, तो 10 की पावर 2 हो गया, और फिर प्लस माइनस जो टॉलरेंस होता है वो लिखते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया रेजिस्टेंस का। क्लियर हुआ ये बात, ऐसे लिखा जाता है। दूसरा आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे देखिए दूसरे में क्या करोगे आप, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए इसको भी। यहाँ पे कलर आपको दे रखा है
येलो कौन सी पोजीशन पे होता है, 4 पे, आप देख लीजिए। वायलेट होता है 7 पे, ठीक है, और ब्राउन होता है 1 पे, ठीक है, बीबी रॉय, ठीक है। और गोल्ड का टॉलरेंस कितना था, 5%। अब सारी बात पता चल गई, तो लिखोगे 4 7 और ये 1 10 के पावर चला जाएगा, तो 10 की पावर 1 और प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। क्लियर है? तो ऐसे रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं किसी भी बैंड का। अगर कोई बैंड ऐसे हो तो ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, आप आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है बात? तो आप समझ गए होगे। ऐसे जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूँ, देखिए यहाँ पे, अब ये रहेगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना के देता हूँ आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है 3 4 10 दी पावर 5 प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। तो इसमें आप देखोगे 3 क्या है, 3 कौन सा कलर है, पहला बैंड कौन सा होगा, 3। अब देखिए यहाँ से पहला होगा ऑरेंज, ठीक है। दूसरा है 4 पे देखिए क्या है, येलो, दूसरा बैंड होगा येलो कलर का, ठीक है। उसके बाद पावर होती है तीसरी वाली, तो पावर 5 है, यानी तीसरा होगा ग्रीन कलर का। और टॉलरेंस कितना है, 5%, मीन्स चौथा क्या होगा, गोल्ड का, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतने कलर का बैंड ये बनेगा। आप समझ पा रहे हो? तो यही चीज़ होता है, कभी ये दे देते हैं रेजिस्टेंस और आपसे पूछ लेता है क्या, बैंड के कलर, और कभी कलर दे देता होता है, पूरा बैंड दिया होता है, उस पर कलर दे रखा होता है, उससे पूछ लेता है रेजिस्टेंस, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये याद कर लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बीबी रॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। उसके बाद नंबरिंग तो आप लिख ही लोगे, और फिर ये पावर चली जाएगी। 3 का टॉलरेंस होता है, याद रखिएगा। 20 जो होता है वो नो कलर, कोई कलर नहीं देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टेबल याद हो जाएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। ओके, हाँ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हम देखेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ लिया सीरीज कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल देख लेते हैं। सेल का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो टोटल जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर देख रहे होगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि पहला एप्सिलॉन 1 यानी कि EMF1 है, और नीचे EMF1 2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऑफ सेल, ठीक है। तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि EMF1 यहाँ पे है, EMF1 2 यहाँ पे है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। तो यहाँ से करंट जा रही है पहली, यहाँ से करंट जा रही है दूसरी। तो इस टर्मिनल B1 और B2 के अक्रॉस पहले ये वाली लाइन देखेंगे कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, फिर B1 और B2 इस इधर से अक्रॉस हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है। ओके, तो पहले वाले केस में हम लोग देखते हैं इधर साइड में। पहले वाले केस में आप देखोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा क्या, EMF1 माइनस I1 R1। क्लियर? ऐसे दूसरे वाले केस में आपका पोटेंशियल आएगा V इक्वल्स टू EMF2 माइनस I2 R2। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे समझने के लिए जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से यूज़ करेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल ही आया है दोनों के थ्रू। तो पहले हम लोग करंट यहाँ से निकालेंगे और करंट पे ही यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकालोगे अगर इस फार्मूले से, तो देखिए, हाँ, तो देखिए यहाँ से अब निकल आएगा आपका, पहले करंट आप निकालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका फार्मूला ही दिख रहा है कि आपको क्या यूज़ करना है, I1 प्लस I2। ओके, तो आप यहाँ करंट कैसे निकालोगे, पहले मैं एक निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए V इक्वल्स टू आया हुआ है EMF1 माइनस I1 R1। ओके, तो पहले आप क्या करें, ये नेगेटिव वाली वैल्यू इस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा I1 R1, और ये V उस तरफ चला जाएगा, तो EMF1 माइनस V हो जाएगा। और फिर I1 को आप रोकेंगे तो R1 डिवाइड में चला जाएगा, तो EMF1 माइनस B बाय R1 ये निकल आएगा आपका I1। सिमिलरली आप यहाँ से निकालेंगे I2, ठीक है, ऐसे I2 निकाल लेंगे और दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है। देखो ये पहली वैल्यू पुट की गई है, और ऐसे दूसरी वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली क्या आ जाएगी, E2 माइनस B और बाई R2 हो जाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ देखिए, समझने की कोशिश करिए कि कैसे सॉल्व किया गया है, क्या किया गया है, ठीक है। तो देखिए पहले हमने I1 आपको निकाल के दिखाया ही है, I2 आप निकाल लोगे, सिमिलरली वैसे हो जाएगा। फिर इसको आप ब्रेक करना पड़ेगा आपको, दोनों फ्रैक्शन को आपको बीच से ब्रेक करना होगा। तो ये फ्रैक्शन ब्रेक होके क्या बनेगी, ये फ्रैक्शन बनेगी EMF1 बाई R1, ठीक है, माइनस B बाई R1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगी EMF2 बाई R2, फिर हो जाएगी माइनस B बाई R2। क्लियर? उसके बाद देखिए ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू इकट्ठा हो गई, जो कि यहाँ दिखा दी गई, इसमें आप देख रहे हो। और उसके बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इकट्ठा कर दी गई, इसमें से V कॉमन कर लिया गया, ठीक है।
फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को सॉल्व कर दिया गया, तो ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। क्लियर। इसको फिर टोटल बना दिया गया, टोटल ईएमएफ बना दिया गया, इसको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया गया इंटरनल। तो ये फाइनल फार्मूला बन गया, ठीक है, ईएमएफ इक्विवेलेंट, क्लियर, माइनस आई इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो ये फार्मूला बन गया फाइनली, क्लियर, जो कि आपको ये नीचे मेंशन किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो तो फिर कैसे प्रूविंग करना होगा। ये आप एकदम स्पीड में समझिए, है ना। अब हमारे बच्चों को क्या करना होगा कि हमारे साथ ही चलना होगा स्पीड में, फटाफट वो समझते चलें, फटाफट काम करते चलें। और एक बार ये इसमें लेक्चर लेने के बाद, पूरा समझने के बाद लेक्चर को बंद करें और बैठ करके खुद से इसको फिर से प्रूव करें, ठीक है। और आपको उसको याद हो जाना चाहिए उसी वक्त। क्लियर। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने अलग अलग उसको लेकर के सॉल्व किया है, आप समझ सकते हो। फिर से इक्विवेलेंट ये आया था, आर इक्विवेलेंट ये आया था, यहाँ से फिर वही कंडीशन बनी और ये फिर कंडीशन बनी, ठीक है। ये बस इन्होंने उस चीज़ को एक दूसरे से क्या करा दिया है, मैच कराया है और फाइनल उन्होंने आंसर निकाला है उसको, ठीक है। तो यहाँ तक का ये मटेरियल था, कोई डाउट नहीं है। आप समझ गए होंगे कि अगर नंबर ऑफ़ ईएमएफ हों, यानी बहुत सारे हैं, अगर ईएमएफ ऐसे अटैच हों 1 2, ठीक है, बैटरी, बहुत सारी बैटरी ऐसे अटैच हों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो फिर क्या होगा इसको आपको देखना है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, तो ये बनेगा, देखो ईएमएफ का ये फार्मूला इस केस में और इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होगा निकालने के लिए, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल करोगे तो आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी। फिर आ गया किरचॉफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, किरचॉफ लॉ बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ये सब वैसे टॉपिक बहुत ही वास्ट हैं, बहुत ही बड़े हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले हम लोगों को ट्री समझना है। ट्री मतलब कि पेड़ जानना है कि आखिरकार 12th क्लास में हर एक चैप्टर के अंदर है क्या चीज़, और ये जानते जानते ही आपका बोर्ड का मटेरियल ओके हो जाएगा। और फिर हम लोग वापस फिर पेड़ को एक एक पार्ट कट करके, है ना, उसको एनाटॉमी की तरह पढ़ेंगे। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ लॉ क्या होता है? किरचॉफ लॉ का सीधा मतलब है कि जितना करंट आया, ठीक है, इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, इधर से करंट आया, और इस जंक्शन में मिलने के बाद फिर सब ये निकल गया ऐड होके, यानी जितना इधर से करंट आएगा इस जंक्शन पे उतना ही करंट इधर से जाएगा। अगर 3 एम्पियर का करंट आया हुआ है, ठीक है, यहाँ 4 एम्पियर का करंट आया हुआ है, यहाँ पे -2 एम्पियर का करंट आया हुआ है, ठीक है, तो सारे ऐड हो जाएंगे अलजेब्रिक तरीके से। तो ये हो जाएगा 4 3 7, 7 से 2 गया 5, यानी कि 5 एम्पियर की करंट इधर से जा रही होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यही होता है ओम्स लॉ का पहला। तो अब यहाँ पे सारी बात समझेंगे। 2 रूल होते हैं, सॉरी ओम्स लॉ गलती से बोल दिया, किरचॉफ लॉ है। तो अब देखिए सबसे पहली बात, किरचॉफ लॉ का 2 रूल होता है, दोनों रूल हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा किरचॉफ लॉ आया क्यों। देखो जो हमने ऊपर पढ़ा है, हमने जो निकालने के लिए, जो हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पढ़ा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल निकालने का जो फार्मूला हम लोगों ने ऊपर डिराइव किया है वो सफिशिएंट नहीं होता है। कभी कभी किसी भी क्वेश्चन को करने में वो प्रॉब्लम दे देता है। तो सारे तरह के क्वेश्चंस के हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए किरचॉफ लॉ का यूज़ करना पड़ा। इससे हम हर तरह का करंट निकाल सकते हैं, हर तरह का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इसमें 2 रूल होते हैं किरचॉफ लॉ के, दोनों रूल हमें बिल्कुल ध्यान देना है। रूल नंबर फर्स्ट होता है जंक्शन रूल, आप यहाँ देख सकते हो, और सेकंड होता है लूप रूल। जंक्शन रूल में होता है कि जो सम ऑफ करंट होता है, जो भी मैंने बताया, सारे करंट जो एक जंक्शन पे आते हैं तो जहाँ से वो छूटते हैं तो सारे इन सब का सम इसके इक्वल होता है। क्लियर, ये बोल सकते हो। और लूप रूल ये होता है कि जो पोटेंशियल का होता है उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है, ठीक है। जितने भी पोटेंशियल हैं उनके पोटेंशियल के डिफरेंस को अगर हम लोग उनका सम निकाल लें टोटल, तो उनका सम 0 होता है, ठीक है। यानी कि पहला केस हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल करंट इक्वल्स टू 0 होता है, और सेकंड केस बोल सकते हो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि ये किरचॉफ लॉ होता क्या है। देखिए लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो इस लूप के बारे में बताऊंगा कि करंट ऐसे चल रही है इस लूप में, ठीक है, और इसमें ऐसे चल रही है, ठीक है। तो इनमें हमें कैसे करंट निकालना होगा, कैसे पोटेंशियल निकालना होगा, ऐसे ब्रिज बन के आएगा, उसमें सारी कहानी होगी। तो सारी कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भैया लोग, तो हम जब जैसे ही हमें समझ में आ जाएगा किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ लॉ से ही उसके जो एप्लीकेशन निकल के आते हैं वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फिगर देख लीजिए, सेम ये फिगर आपके माइंड में बना होना चाहिए क्योंकि हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। बट अभी देख लो, समझ लो कि ऐसा ही होता है,
ठीक है। यहाँ पे R1 ये R1 है, R2 है, R4 R3, यानी कि 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। कैसे? जैसे कि स्क्वायर टाइप का होता है। ठीक है, तो इनका कुछ फॉर्मूला ऐसा बनता है। फॉर्मूला याद कर लो, न्यूमेरिकल लगाने काम आएगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको प्रूव करूँगा मैं। ठीक है, अभी हम पहले किरचॉफ लॉ अच्छे समझेंगे। और इसका दूसरा एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, ये मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज देख लीजिए। मीटर ब्रिज का ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, यानी कि डायग्राम देख लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, देख लो इसमें सारी बातें क्या है। बाकी मैं अभी फर्दर इसको अच्छे से डिटेल में ले जाऊंगा। और अगला लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ गई लास्ट की, वो 4 चीज़ें, यानी किरचॉफ लॉ है, और उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसके बाद मीटर ब्रिज है, उसके बाद ये पोटेंशियोमीटर रहा लास्ट वाला टॉपिक। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में जब भी आएंगे तो इन्हीं चारों टॉपिक से भयंकर क्वेश्चन बन के आएंगे। ओके, और भयंकर कुछ नहीं होता है, वो तो आप देखोगे न्यूमेरिकल में सारी बात समझ जाओगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ को अच्छे से समझना होगा। बाकी जो बातें बची थी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। ओके, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कि जो जंक्शन पे करंट आते हैं, ठीक है, उनका सम जो लीविंग करते हैं उनके सम के इक्वल होता है, पहली बात। और ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको ध्यान से सुनिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो करंट टूवर्ड्स द जंक्शन होते हैं उनको हम पॉजिटिव में लेते हैं, जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होते हैं उन्हें हम निगेटिव लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारी बातें याद रहें तो मज़ा आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे पहले ये अगर क्लियर ना लग रहा हो तो मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये करंट है। ये हमारा I1 है, ठीक है, और ये हमारा I2 है, I3 है, I4 है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप कि जो करंट आ रहे हैं इस जंक्शन की तरफ, वो जंक्शन की तरफ कौन सा करंट आ रहा है, एक ये करंट आ रहा है और एक ये करंट आ रहा है। मतलब कि I1 और I3 आ रहा है, इनको पॉजिटिव में ले लिया। नेगेटिव में कौन सा जाएगा, I3 और I4। ठीक है, सॉरी I2 और I4 जाएगा, तो I4 गया नेगेटिव में। ये हमारा I2 है, ये हमारा I4 है, ये हमारा I3 है, और ये हमारा I1 है। ठीक है, समझ लीजिए इसको। और इनका टोटल सम 0 होगा, क्योंकि किरचॉफ फर्स्ट लॉ यही है, सम ऑफ ऑल करंट इज़ 0। ठीक है, अब यहाँ से I1 प्लस I3 यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो हो जाएगा I2 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। अब इसको उधर भेज दोगे तो I1 प्लस I3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा I2 प्लस I4। तो देख रहे हो आप क्या आ गया कि जो जंक्शन की तरफ करंट आ रहे हैं उनका सम, और जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनका सम इक्वल आ रहा है। क्लियर, यही बात थी फर्स्ट लॉ में। क्लियर, तो इस बातों को ध्यान से समझिए। ठीक है, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज पक्का गड़बड़ करोगे। ठीक है, सेकंड केस देखिए। ओके, एक चीज़ और देखिए, इनका नाम भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लॉ को करंट लॉ भी कहा जाता है। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो करंट लॉ होता है, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड होता है। ये बिल्कुल की पॉइंट है। ठीक है, की पॉइंट है। देखो स्टार में एक देखो, मैंने बहुत पहले बताया हुआ सारे बच्चों को कि जहाँ मैं स्टार लगाने लगूँ अब तुरंत समझ जाना कि कुछ खास बात है। कुछ खास क्या, बहुत ही खास बात है, उसको सीरियसली लें। ठीक है, आगे देखिए। फिर है किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है, तो ये लूप रूल होता है, और ये होता है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस 0। क्लियर, अब यहाँ देखिए पूरी बात लिखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बी कैन टेक एनी डायरेक्शन, हम किसी डायरेक्शन में चल सकते हैं, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लियर, ओके। द EMF ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल इज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, मतलब कि अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये ध्यान से देखिए, तो हमें EMF कैसा लेना है, पॉजिटिव में। क्लियर, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमें EMF किस में लेना है, नेगेटिव में। इस बात को ध्यान रखें, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो EMF ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ़ द डायरेक्शन ट्रांसवर्सल इज़ फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब कि ऐसा कुछ केस, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब EMF हमें कैसे लेना है, पॉजिटिव। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होगा, EMF नेगेटिव में होगा। अगर यहाँ पे EMF 1 हो तो समझ गया ना, ये सारी बात, 4 बातें ध्यान रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम ना होनी है। क्लियर, ओके। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ बातें और लिखी हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए
देखो किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। द करंट रेजिस्टेंस आई आर प्रोडक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, ये आई आर पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या होगा, इफ़ द रजिस्टर इज ट्रांसवर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एज्यूम करंट, अगर करंट के डायरेक्शन में ही चल रहा होगा तो हमें पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव मिलेंगे। इतना ध्यान रखो बस, यानी आई आर की भी वैल्यू करंट के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और करंट के डायरेक्शन में नहीं है तो नेगेटिव आई आर। क्लियर? अब सारी बात आप समझ गए होंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला छोटा एक लूप लिया गया है और इसको डिफाइन किया गया है। आप यहाँ देखेंगे तो ये लूप इस डायरेक्शन में ले लिया गया, इस डायरेक्शन में ले लिया गया। तो पहले वाला लूप आप ट्रेवल करके देख लें पूरा पूरा, ठीक है। तो देखिए इसमें पास बनता है, इन दोनों पास को आप देखना होता है। तो देखिए पहले कि इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, यहाँ पे देखेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट कितना है, I1। ओके, तो समझने के लिए हम यहाँ पे पहले इस वाले लूप में ध्यान देंगे, ये नीचे वाला जो पास है इस पर। तो देखिए करंट इस डायरेक्शन में, यानी हम लोग पहले I1 इस तरफ आ रहा है तो I1 आएगा तो इस पर I1 R1 हो जाएगा, तो करंट ये देखिए लिखा हुआ है। सेकंड केस में I2 और R2 माइनस में लिखा है, क्यों? क्योंकि करंट इस तरफ से आ रही है, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तभी हमने पढ़ा कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो I1 जो IR होता है नेगेटिव में लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे करंट I2 आ रही है और रेजिस्टेंस R2 है, इसीलिए नेगेटिव में लिया गया। तो ये अलजेब्रिक सम ऑफ करंट हो गया, ठीक है, करंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ऐसे सेकंड केस में आप देखेंगे कि EMF इस तरफ चल रहे हैं तो ये पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो नेगेटिव, ये तो अलजेब्रिक सम ऑफ EMF हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल में क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, टोटल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड रूल करंट वाला होता है तो ये हो जाएगा। तो दोनों ही रूल हमें अप्लाई करने होते हैं और बाकी न्यूमेरिकल्स में आपको सारी बात समझ में आने वाली है, ठीक है। तो सेकंड लॉ को हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, KVL इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होता है। फर्स्ट वाला चार्ज पे था, सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि किरचॉफ लॉ होता क्या है, ठीक है। बाकी किरचॉफ लॉ के लिए हम लोग सेकंड लेक्चर में किरचॉफ लॉ, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और लास्ट है पोटेंशियोमीटर, यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा और लास्ट लेक्चर भी होगा, ठीक है। और इस चैप्टर को फिनिश करने में, यानी कल ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, ठीक है। आप काम करते रहिए और बाकी न्यूमेरिकल मैं कल करा दूंगा तो आप ये अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आप हैंडल कर पाओगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ले आप लोग काम करते रहिए, मेरी बातों को पूरी तरह फॉलो करिए, आपको मैं जो भी प्रॉमिस कर रहा हूँ सब कुछ मिलेगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग चुस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।